नमस्कार दोस्तों, ये स्मार्ट एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं संदीप वशिष्ठ आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट की सीईटी की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में अभी हो रहा है और इसका क्रेज बच्चों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अपनी साइड से यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप लोगों को सारी क्लासेस, पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपको घर बैठे ही मैक्सिमम बेनिफिट आप लोग इसका ले पाएँ। तो आज ये जो क्लास रहेगी, मतलब फर्स्ट क्लास है आप लोगों के लिए, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम लोग सिर्फ़ एक सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्या इसका सिलेबस एक्सपेक्टेड है, जो आने की संभावनाएँ रहती हैं, उसके बारे में सिर्फ़ हम लोग अभी बात करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को लेके चलूँगा इंग्लिश के साथ, तो इंग्लिश का क्या सिलेबस रहता है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहली चीज़, इस इंग्लिश के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, तो इंग्लिश का सिलेबस जो है, 3 हिस्सों में 3 मेजर पार्ट्स हैं जिसके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। 3 हिस्सों में पहला हिस्सा है जिसको ग्रामर कहते हैं भई, जिसको बोल दिया जाता है ग्रामर। दूसरा पार्ट अगर हम लोग बात करें तो वो पार्ट होता है वोकैब्युलरी का। और थर्ड पार्ट होता है जिसको कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है। अब इनके भी फर्दर हिस्से हैं। अब ग्रामर का अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करके चल पड़ते हैं। जिसमें एक पार्ट आप लोग इसको मानकर चलें जिसको एलिमेंट्री या बेसिक ग्रामर बोलते हैं। एलिमेंट्री या बेसिक ग्रामर की हम लोग बात करते हैं। अब एलिमेंट्री और बेसिक ग्रामर के हम अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है, इसको फंक्शनल बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शनल की अगर हम बात करें तो फंक्शनल शब्द के अंदर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन जो वर्ड होता है, फंक्शन का मतलब होता है यूज। जहाँ से आप लोग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में आप लोग फंक्शनल ग्रामर के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर मोस्टली आप लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर का ही सेकंड पार्ट है जिसको आप लोग एडवांस्ड या डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। इसके अंदर आप लोगों को जो पढ़ना होता है वो टेंस से स्टार्ट करते हैं। अब एडवांस या डिस्क्रिप्टिव इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन को सीखने का काम करते हैं। इधर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंसेस आपको को ऑलरेडी दिए हुए होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा कुछ ना करते हुए सिर्फ इन्हीं चीजों के अंदर आप लोगों को ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये वाली चीजें जो यहाँ पे सीख के हम लोग इधर की तरफ आएंगे, तो वो चीजें यहाँ पे हेल्प करेंगी। और इसमें क्या होता है, जहां से टेंस से आप लोग शुरू करते हैं और करते हुए आप लोग यहाँ तक पहुंचते हैं नरेशन तक, कुछ 7 से 6 से 7 चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलते हैं। जैसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं आप लोग। अगर यहाँ से टेंस से शुरू करें तो टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है आप लोगों का मॉडल, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का क्वेश्चन टैग, इसी के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का वॉइस और नरेशन। तो ये कुछ 5 6 चैप्टर जो है वो यहाँ से आप लोग पढ़ते हैं, और 7 से 8 चैप्टर आप लोगों के वहां से हो जाते हैं। अगर ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं तो एक चैप्टर बच जाता है, जिसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। अब आर्टिकल को लेकर लोगों का ये मानना है, ग्रामरियन ग्रामरियन अलग अलग लेवल पे इन चीजों को समझते हैं। कुछ ग्रामरियन इस आर्टिकल के चैप्टर को पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट कर देते हैं। अगर एज ऑफ रिकॉर्ड हम लोग बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज तक तो काउंट करी जाती है सिर्फ 8। लेकिन कुछ ग्रामरियन एडवांसमेंट के चक्कर में इस आर्टिकल को भी हम लोग इसमें नोवा पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट करते हैं, लेकिन इसका लेना देना तो रहता सिर्फ नाउन से ही है। और नाउन क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ा जाता है, तो इसीलिए उन्होंने इसको काउंट करना शुरू कर दिया किसके अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। लेकिन ऐसा है नहीं, अभी तक कोई ऑथेंटिक इसका रिसोर्स से हमें पता चल नहीं रहा है कि हम लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो खैर हम इसको पढ़ेंगे, इसको आप लोग बोस अगर समझ के चले तो बोस और पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, क्योंकि काम तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही होना है। दूसरा रहा टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, ये आप लोग एडवांस की तरफ बात करते हैं इसकी। ये तो हमारा है ग्रामेटिकल पार्ट। अब बात करते हैं वोकैबुलरी के पार्ट की। अगर हम वोकैब को भी देखें तो इसके भी फर्दर 2 3 हिस्से मेजर जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर एक सिनोनिम्स की बात करते हैं आप लोग। सिनोनिम्स
दूसरा इसके अंदर आप लोग एंटोनिम्स की बात करते हैं, एक आप लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और एक अगर और लगा के चले तो इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ओडब्ल्यूएस में लिख रहा हूं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अब वोकैब को पढ़ाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, पढ़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं रूट बेस्ड, जिस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे, रूट मेथड जिसको हम लोग कह सकते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता आ सकता है घर पे बैठे भी, कि रूट मेथड होता क्या है, रूट का मतलब तो हमने जड़ सीखा है, जड़ समझा है। तो जड़ भाई होती है, शब्द की भी जड़ होती है। अब उस शब्द की जड़ को ही हम लोग बोलते हैं रूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों के सामने पहली चीज लिखी सिनोनिम। अब सिनोनिम को अगर हम लोग इसके रूट्स की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, सिनोनिम और एन वाई एम, एन वाई एम। और ओ जो रूट होता है इसका मतलब होता है ओ। तो सिन क्या होता है और निम क्या होता है, इसी को रूट इसी से थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी आगे धीरे धीरे ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए वार्म अप टाइप रहेगा, जहां से आप लोगों को आइडिया हो जाए। जैसे मैं रूट कह रहा हूँ, तो रूट ऐसे ही होते हैं या मतलब ऐसे ही कोई भी कह के निकल जाता है? तो भाई देखो जरा क्या, सिन का मतलब होता है बेटे सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। और निम का मतलब होता है नेम, यानी कि सिमिलर नाम। एक ऐसा नाम जिसके जो देखने में तो वर्ड दो अलग अलग निकलेंगे लेकिन उनका मीनिंग एक ही रहता है, जिसको हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने कभी सुने होंगे, जिसका मीनिंग एक जैसा रहता है, सेम। तो सिमिलर नाम जो होते हैं उसको सिनोनिम बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग एंटोनिम की बात करते हैं, तो ए एन टी इसके अंदर भी है और एन वाई एम इसके अंदर भी है भाई। एंट का मतलब हो जाता है नेगेटिव यानी कि अपोजिट, और निम का मतलब होता है नेम। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा विपरीतार्थक, अगर हिंदी में आप लोग बात करते हैं, जो मीनिंग है उसका उल्टा मीनिंग अगर हम लोग किसी वर्ड का पूछते हैं तो उसको एंटोनिम बोलते हैं। ठीक इसी तरह से एक और चीज भी है, लेकिन आपके एसएससी ज्यादा पूछती है। अगर सीडीएस एनडीए की बात करें तो वहां से क्वेश्चन आता है, जिसको होमोनिम्स बोलते हैं। आपके हरियाणा के अगर सीईटी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे इस चीज की ज्यादा जरूरत है नहीं। होमोनिम्स की बात करते हैं। अब इसमें भी होमो को देखो आप लोग, इसमें भी दो शब्द है, एक होमो है और एक नेम है। अगर होमो की बात करते हैं तो होमो का मतलब सेम होता है और नेम का मतलब अगेन नेम होता है। यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में और बोलने में एक जैसे लगेंगे। अब देखने में रहेंगे, अब अगर हम लोग इसकी बोलने की भी, साउंड की भी बात करें तो उनको बोलते हैं होमोफोन। अब देखो शब्द आपके सामने ही है, जैसे होमोफोन, होमो का मतलब अगेन सेम। और फोन को जब हम लोग कहते हैं तो फोन का मतलब हम लोग मानकर चलते हैं, किसी भी बच्चे से अगर हम पूछे कि फोन क्या होता है तो फोन कहेंगे अपना मोबाइल निकाल के रख देंगे कि ये जी हमारा फोन होता है। लेकिन फोन का मतलब होता है भाई साउंड, साउंड। तो होमोफोन क्या होते हैं? जो सेम साउंड करते हैं। होमोनिम क्या होते हैं? जो सेम मीनिंग रखते हैं। और एंटोनिम क्या होते हैं? जो अपोजिट मीनिंग रखते हैं। और सिनोनिम क्या होते हैं? जो सेम मीनिंग रखते हैं। तो ये रूट की ही पावर है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैं आप लोगों के सामने, एक शब्द लिखता हूं ईगो फॉर एग्जाम्पल। अब ईगो शब्द के बारे में जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, किसी से भी बात करो आप लोग, ऐसे बोलते हैं कि बड़ा ईगो में हो रखा है। ईगो का मतलब वो घमंड मान के चलते हैं, हम लोग ऐसे ही समझते हैं कि ईगो का मतलब घमंड हो गया। लेकिन ईगो का अगर बेसिक मीनिंग हम लोग देखें तो ईगो का मतलब आई होता है। ईगो का मतलब क्या होता है? आई। आई मतलब मैं, सभी जानते हैं आई का मतलब मैं होता है। अब इसी ईगो के साथ मैं आप लोगों को 4 से 5 वर्ड्स बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कहीं पर ईगोइस्ट लिखा देख लिया, कहीं पर आप लोगों ने ईगोटिस्ट लिखा देख लिया भाई, कहीं पर आप लोगों ने ईगोमेनिया लिखा देख लिया, कहीं पर आप लोगों ने ईगोसेंट्रिक लिखा देख लिया। और बात करें तो आप लोगों ने ईगो मैनियक आप लोगों ने शब्द देख लिया। और बात करें तो ईगो के पहले ऑल्टर लिख दिया, ऑल्टर। ऑल्टर ईगो एक वर्ड आप लोगों को, देखो सबके अंदर कहीं ना कहीं पे ईगो है। अब ईगो हमारे पास एक रूट है जिसका मतलब है आई। यानी कि जहां कहीं पर भी ईगो शब्द आप लोगों को सेंटेंस के अंदर दिखेगा तो ये किसी न किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के को ही टारगेट कर रहा होगा। किस लेवल पे कर रहा होगा? जैसे फर्स्ट वर्ड को देखते हैं, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है वो इंसान जहां पे वो जो हर चीज के अंदर अपने फायदे को देखता है, जहां पे वो इंसान हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्लेस पे रखता है। कि कोई भी, जैसे मानकर चलो आपका दोस्त है, आपका दोस्त ने आपको बोला कि भाई चलता है मेरे साथ, तो आप उनसे ये पूछे कि इसमें मेरा क्या फायदा है, तो उसने क्या करा? अपने फायदे के बारे में आप लोगों ने उससे बोला। तो
अपने फायदे के लिए जो बोला है वो क्या है, आपका नेचर कैसा है, आप लोग इगोइस्टिक नेचर के हैं। तो इगोइस्ट जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, और मेरे मुंह से अभी निकला था इगोइस्ट। अगर आईसी रूट जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसी से अगर हम लोग इज्म लगा दें, इगोइज्म, ईगो तो है ही हमारे सामने, हमने लगाया इगोइज्म, अब ये भी नाउन होता है। कई बार दिमाग में ये पिक्चर भी सेट हो जाती है कि सर ये भी नाउन, ये भी नाउन, फर्क क्या है, तो मैंने इसको बताया कॉमन नाउन, और इसको बोलते हैं भाई जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हो सकता है कि आप लोग घर पे बैठे हैं, ज्यादा आप लोगों को पता नहीं है, तो ये जो इनका जो भेद है, ये कहाँ पे, मैं क्यों इनको कभी एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, किसी को कॉमन बोल रहा हूँ, तो इनका क्या डिफरेंस है, जब आप लोगों का सिलेबस हम लोग शुरू करेंगे तो वहां पे आप लोगों को इन चीजों के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा। खैर, दूसरे शब्द की तरफ चले तो उसने कहा ईगोटिस्ट। अब इसके अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे टी लगा हुआ है, वो टी की बात करें और ईगो है और आईएसटी में, लेकिन टी एक ऐड हो गया। ईगोटिस्ट का मतलब होता है, ये वो इंसान होता है, टी को आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेल मानकर चल रहे हैं, ऐसे ही समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। टेल का मतलब कहना, समझ लिया। एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी द्वारा करे गए किसी भी काम के बारे में हमेशा बड़ाइयां करता रहता है, मैंने ये करा, मैंने वो करा, वो सारी चीजें, जो उस नेचर का जो आदमी होता है उस इंसान को क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं। अगला शब्द है, जैसे इसमें भी दो रूट है। ईगो को आप लोग जानते हैं, ईगो मतलब आई, और मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इतना ज्यादा चाहना कि उसके अलावा कोई और नजर ही ना आए, उसको मेनिया बोलते हैं। अब ईगो का मतलब मैं, मेनिया का मतलब ऑब्सेशन, एक ऐसा इंसान जो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको ईगोमेनियक। अब ये ईगोमेनिया नाउन, अगर मैंने यहाँ पे ईगोमेनियक कह दिया तो ये एडजेक्टिव। और एक होता है भाई जी ईगोसेंट्रिक। अब ईगो को मतलब आप लोगों ने पढ़ा आई, और सेंटर का मतलब होता है बीच, यानी कि एक ऐसा आदमी, जैसे ऐसे भी लोग होते हैं कि कहीं पर भी आप लोग बात करेंगे कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, अगर मैं ना होता तो ये ना होता, ये मैं ना होता तो वो ना होता, ऐसे लोगों को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। और एक आजकल बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है जिसको आप लोग बोलते हैं ईगो सर्फिंग। जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो ईगो सर्फिंग बढ़ाता है। हम लोगों ने कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डाला, कहीं पर भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, तो फिर कुछ देर के बाद या उसी समय हम लोग अपने लिए आए हुए कमेंट्स को चेक करने चलते हैं। सर्फ का मतलब क्या होता है, सर्फ का मतलब ही सर्च करना होता है। ईगो का मतलब आई, सर्फ का मतलब सर्च करना, ईगो सर्फिंग हो गया ये। इन्हीं से शब्द निकल कर आते हैं। जैसे एक वर्ड और लिखा था मैंने आप लोगों के सामने, ऑल्टर ईगो। अब इसमें भी दो रूट है। अगर ऑल्टर की बात करते हैं तो ऑल्टर का मतलब होता है बेटा अदर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, अदर। और अगर हम लोग ईगो की बात करें तो आई। अब अदर आई आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, अदर आई क्या होता है, तो अदर आई का मतलब होता है किसी इंसान को जब आप लोग बिल्कुल अपने जैसा मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं, मानकर चलो आपके घर पे कोई, आपके रूम पे कोई पार्सल आ गया, आप और आपका एक कोई फ्रेंड है, लेकिन आप उस टाइम पे प्रेजेंट है नहीं आप रूम पे, तो आपके पास कॉल आता है, आप उसको बोलते हैं कि भैया मेरा एक फ्रेंड है, उसी को आप ये पार्सल दे दो। जब वो पार्सल दे रहे हो तो वो आप उसको भी हिचक हिचक होगी, कल को आप लोग उसको चैलेंज करेंगे कि भैया मेरा मिला नहीं पार्सल, तो आप उसको ये बोलते हैं भाई उसको दिया या मेरे को दिया एक ही बात है, बिल्कुल मेरे जैसा ही है वो। उस इंसान के लिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। अब ऑल्टर रूट कभी, अब काफी लंबा हो जाएगा, कभी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ना हम लोग तो उस तरफ चलेंगे। जैसे ऑल्टर से भी शब्द आप लोग अगर इसको रूट को पकड़ के चलते हैं, तो यहाँ से आप लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टर, ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे शब्द यहाँ से निकल कर आते हैं, जिसका मतलब ही क्या होता है भाई, अदर होता है। तो खैर इसकी तरफ हम चलेंगे बाद में कभी। तो ये होता है रूट का पावर। अगर हम लोग वोकैब के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसको मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, एंटोनिम और सिनोनिम। दूसरा, इस वोकैबुलरी के अंदर हम लोगों ने बात करी थी जिसको इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, इडियम्स का मतलब मुहावरे होते हैं, और फ्रेजेस का मतलब भी एक प्रकार से शब्दों का एक ऐसा समूह माना जाता है जो मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं हो पाता। और मुहावरा होता क्या है, देखो, अगर इडियम्स की भी बात करें तो इसका थोड़ा सा फर्क ये है कि अगर हम लोग इडियम्स की बात करते हैं तो इसका एक होता है बेटा जी लिटरल मीनिंग, क्या होता है, लिटरल मीनिंग। और एक होता है इसी का इम्प्लाइड मीनिंग। एक आप लोगों ने लिटरल मीनिंग कहा और एक आप लोगों ने इम्प्लाइड मीनिंग कहा। लिटरल मीनिंग को अगर हम लोग समझ के चले तो इसको शाब्दिक अर्थ बोल देते हैं। मतलब कोई भी शब्दों का एक मीनिंग पकड़ा हम लोगों ने, मीनिंग सेंस बन रही है नहीं बन रही है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इसका मतलब होता है अलंकारिक। अलंकारिक अर्थ का मतलब जो एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, तो मैंने लिख दिया एट एन आर्म्स लेंथ।
एक ईडीएम लिखी, एट एन आर्म्स लेंथ, एक ईडीएम है। अब एट एन आर्म्स लेंथ की अगर हिंदी बनाते हैं हम लोग, तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि एक हाथ है, बाजू है, आर्म है और उसकी लंबाई है, बस इतना सा मीनिंग निकला। लेकिन इसका मतलब होता क्या है, ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ जो हमने मीनिंग बना लिया है। लेकिन अगर इसका एक्चुअल मीनिंग की तरफ हम लोग बात करें, तो इसका मीनिंग होता है एक गैप बना के रखना, किसी से थोड़ा सा उचित दूरी बना के रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटोनॉमी। तो दिस इज द डिफरेंस। और फ्रेज के बारे में हम जब सेंटेंस को मैं डिस्कस करवा रहा हूँ आपको क्लास में, तो वहां पे फ्रेज को इसके साथ रिलेट करूंगा। एक चीज और मैंने यहाँ पे लिखी थी, जिसको कहा था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? वाक्यांश के लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है, उसके लिए चार ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, वहां से चूज करना। अभी यहाँ पे भी आप लोगों को रूट हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ। मैंने लिखा वन हु स्पीक्स इन स्लीप। मैंने ये बोल दिया, स्पीक्स इन स्लीप। एक ऐसा इंसान, ये बीमारी भी कही जाती है कि नींद में जो बोलता रहता है या नींद में चलते रहते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इंसान को जो नींद में बोलने का, बड़बड़ाने का काम करता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन कोई भी लिख देगा आप लोगों के सामने। अभी मैं आपको बता दूं, इसमें अगर हम लोग बात करें तो दो मेजर वर्ड है भाई, एक स्पीक है और एक स्लीप है। अगर स्पीक की मैं बात कर देता हूँ, तो स्पीक का रूट होता है लोक या लोका, जिसका मतलब बोलना होता है। और स्लीप का रूट होता है सोम। सोम, सोम का मतलब सोना होता है, नींद। जैसे इसी से आप लोगों ने कभी सुना हो, इनसोम्निया एक बीमारी भी होती है, इनसोम्निया। नींद कम आती है जिस इंसान को, उसको इनसोम्निया होता है। अब वर्ड हमारे को मिला, सपोज चार वर्ड, चलो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल में। आपने लिखा सोमनैम्बुलिस्ट, एक वर्ड, इतना लंबा वर्ड है। दूसरा वर्ड मैंने लिखा आप लोगों के सामने इनसोम्निया, जो ऊपर लिखा है। तीसरा मैंने लिखा सोमलोक्विस्ट। तीन वर्ड है, और एक चौथा ऑप्शन और आपको दे देता है, एनी ऑफ दीज फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे को एक ऐसे इंसान के बारे में, उसको क्या बोला जाता है, जो नींद में बोलने का काम करता है। तो हमारे को दो रूटों की जानकारी है, एक लोक की और एक सोम की, के भैया जो भी अगर हमारा ऑप्शन होगा, जो भी आंसर होगा, उसके अंदर ये दो वर्ड तो पक्का मिलेंगे। अगर हम लोग सोम को ढूंढने चलते हैं, तो सोम तो मुझे यहाँ भी मिलता है। सोम की बात करूं तो मुझे यहाँ भी मिल जाता है। सोम की बात करूं तो यहाँ भी मिल जाता है। यानी कि तीनों के तीनों वर्ड संबंधित तो कहाँ से हैं? सोने से ही है। नींद से तो तीनों के तीनों रिलेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें तो सिर्फ नींद से काम चलाना नहीं है, हमें तो उस इंसान की तलाश है जो नींद में बोलने का भी काम करता है। बोलने के लिए रूट क्या हुआ? लोक या लोका, कहीं पर आप लोगों को लिखा मिल जाता है। इस केस में अगर हम लोग देखें, तो अब ना तो इसके अंदर लोक है, तो इसका मतलब ये आंसर खत्म हो गया। ना इसके अंदर आपका लोक है, ये भी आंसर खत्म हो गया। बचा क्या? लोक है यहाँ पे। तो ऐसा इंसान जो नींद में बोलने का काम करता है, उस इंसान को टॉम लोकविस्ट बोलते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा वो चेंज कर दे और वो कह दे कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, सपोज करो थोड़ा सा चेंज किया, उसने कह दिया कि जो नींद में चलने का काम करता है। अब हमारा नींद, बोलने वाला काम खत्म हो गया, तो चलने के लिए चाहिए। तो चलने के लिए या मूव करने के लिए एक शब्द आता है भाई, रूट, जिसको बोलते हैं बुल। अब इस बुल के आने से आपको पता चल गया होगा कि हमारा आंसर, अगर इस क्वेश्चन का देखता हूं तो ये है। तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं। और ये भी हम लोग जब जब डिस्कस कर रहे होंगे आपकी क्लास के अंदर, तो वो रूट बेस्ड भी डिस्कस करेंगे, रूट बेस्ड पढ़ाएंगे। दूसरा होता है निमोनिक्स। अगर मैं रूट मेथड की बात कर रहा हूँ, एक होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके अंदर हर एक वर्ड को पकड़ के हम लोग कोई स्टोरी बनाए, उस स्टोरी के ऊपर बेस्ड आप लोगों को एक पूरी लंबी स्टोरी, उसमें हम लोग दिन में सिर्फ मुश्किल से दो या चार पांच वर्ड्स कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर रूट पकड़ लिया हम लोगों ने, तो उसके ऊपर बेस्ड हम लोग करीब करीब, अगर एक रूट पकड़ते हैं, तो उससे संबंधित 15 से 20 वर्ड्स आप लोगों को ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों की होती है वोकेबलरी के पार्ट की। और तीसरी और आखिरी जो बात होती है, वो हमने अभी लिखी थी, जिसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हरियाणा के एग्जाम्स में नहीं आता था, आजकल जो पिछले 2-3 एग्जाम हुए उसके अंदर देखा गया है। जिसको अगर हम लोग कहें, तो कॉम्प्रीहेंशन में तीन पार्ट होते हैं भाई। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर तीन पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट्स में से अगर फर्स्ट पार्ट की आप लोग बात करते हैं, उसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन।
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से मानकर ये नहीं पढ़ना सोचना है कि आप लोगों ने सिर्फ एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज मिल गया उसको पढ़ लिया और बात खत्म होगी, नहीं। इसके ऊपर बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको पढ़ना होता है। कॉम्प्रीहेंशन वर्ड के अंदर आप लोग समझ लो, इसको इसका मीनिंग इसी से वर्ड निकलता है, कॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जो आसानी से समझ आ जाए, यानी कि सिर्फ पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा, उस चीज को समझना भी है। और समझने के बाद उसका क्या, उसके ऊपर बेस्ड हमारे आंसर्स क्या बनेंगे, उन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसी कॉम्प्रीहेंशन का सेकंड पार्ट होता है जिसको कहते हैं पैराजंबल। पैराजंबल या फिर इसी को सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोल दिया जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है भाई दोस्तों, इसके अंदर सेंटेंस के 4 पार्ट मिल जाते हैं। जैसे PQRS, ये बच्चों के बीच में ज्यादा चलन में है कि PQRS होता है, कई बार बोलते हैं कि PQRS करवा दो सर। तो इसमें क्या होता है, जैसे P पे, Q पे, R पे और S पे कुछ कुछ एक ही पैराग्राफ के 4 हिस्से दिए गए होंगे। अब वहां पे क्या होता है, A पार्ट पे आप लोगों को कुछ दे दिया जाता है, B पार्ट पे कुछ दे दिया जाता है, C पे कुछ दे दिया जाता है, D पे कुछ। तो एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट करनी है जिसका पूरा मीनिंग भी निकल जाए। और ये होगा किससे, जिसको ग्रामर की अच्छी कमांड रहेगी। अगर ग्रामर की कमांड नहीं है, क्योंकि ग्रामर आपको सिखाती है सेंटेंस की फॉर्मेशन, और उसी की अगर फॉर्मेशन हमें पता नहीं है, कहाँ पे हमने सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन को ऐड करना है, कहाँ पे एडजेक्टिव को रखना होता है, उसके बिना हम लोग इसको पॉसिबल नहीं मानते हैं कि ये हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ये पहले ये वाला कवर करेंगे, उसके साथ हम लोग इसकी तरफ आएंगे, और इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं बहुत ईजी कर दूंगा आप लोगों के लिए। इतना भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेंशन की जरूरत है। और तीसरी और आखिरी चीज इसके अंदर होती है भाई, जिसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट भी एक कॉम्प्रीहेंशन का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे ऐसे ही कोई कोई पैसेज आप लोगों को दिया मिलता है, और वहां पे कहीं कहीं पे छोटे छोटे ब्रेक्स मिल जाते हैं, मतलब कहीं पे भी इस तरीके से। अब वहां पे आपको ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इस तरीके से उसके चार चार ऑप्शन मिलेंगे। अब इसके अंदर दोनों चीजें जरूरी हो जाती हैं, यहाँ पे वोकैब भी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्लस ग्रामर भी। क्योंकि क्लोज टेस्ट तो आप लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सिर्फ ग्रामर से आएगा या सिर्फ वोकैब से आएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी आप लोगों के लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो क्लोज टेस्ट होता है, ये कंपैरेटिवली टफ माना जाता है, इससे भी ज्यादा टफ है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी ग्रामर के पार्ट। और ये पार्ट है, इसमें ग्रामर प्लस वोकैब दोनों के ऊपर अच्छी अगर कमांड है तो ये काम हम कर पाएंगे। लेकिन ये भी हम लोग आसानी से करेंगे, इसकी भी कुछ ट्रिक्स है, चीजें हैं जिसको हम लोग एक पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये जो कुछ भी अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। और ये ना सिर्फ सीईटी के लिए, अभी तो फिलहाल हम लोग फोकस करके चल रहे हैं कि सीईटी को हमारा हम लोग टारगेट करके चले हुए हैं। अगर हम लोग बात करें किसी और एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी, तो वहां पे भी आप लोगों का पूरा सिलेबस ही कवर होता है। तो क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लासेस, सिलेबस आप लोगों का है। जैसे ही नेक्स्ट क्लास आप लोगों के सामने आएगी तो वहां से आप लोगों का थोड़ा और क्वालिटी और इसका मतलब मैक्सिमम आप लोगों को मैटर डिलीवर किया जाएगा, मैक्सिमम आप लोगों को बताया जाएगा। कोई ऐसी चीज रहेगी नहीं जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो एग्जाम में बैठोगे आप लोग तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ ये हमने क्लास में किया है या हमारी ऐप में हमने किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी। और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना और नौकरी को लेना। तो मेक श्योर कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई भी होंगी। और इसके बाद हम लोग हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।